इस वक्त पश्चिमी देशों और तथाकथित इस्लामिक नाटो की सांसें फूली हुई हैं। टकटकी लगाकर वो देख रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हो रही है और दूसरी तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ तय है। एक ही वक्त पर एस जयशंकर और एनएसए डोभाल की मीटिंग दुनिया के लिए एक पहेली बन चुकी है। पाकिस्तान सोच में पड़ा है कि यह क्या हो रहा है। आप सोशल मीडिया पर इनका खौफ देखिए, आपको नजर आ जाएगा। अभी से घबरा रहे, लगता है कि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी कुछ करने वाली है। अगर ये तीनों एक टेबल पर आ गए तो समझो वैश्विक ताकतों का गेम ओवर। रूस सबसे बड़ी सैन्य ताकत के साथ साथ तकनीकी और स्पेस पे उसका कोई तोड़ नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में रूस का डंका पिटता है। भारत दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है जो कि न्यूक्लियर पावर से लैस है। सैन्य क्षमता ऐसी कि दुनिया का कोई भी देश सामने से वार करने में 1000 बार सोचेगा। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। चीन की खासियत देखिए, चीन न्यूक्लियर पावर के साथ साथ अमेरिका को चुनौती देती हुई इसकी इकोनॉमी है। टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। एशिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। नाटो और मक्का समझौते पर हम नीचे बात करेंगे। पहले आप देखिए रूस, चीन और भारत की इकोनॉमी क्या कहती है। इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल की यात्रा को भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज देखिए, नॉमिनल जीडीपी के मामले में तीनों देशों की व्यक्तिगत स्थिति क्या है। चीन 20.85 ट्रिलियन डॉलर, दुनिया में दूसरा स्थान है। इकोनॉमी में देखिए, भारत 4.15 ट्रिलियन डॉलर, दुनिया की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। रूस 2.65 ट्रिलियन डॉलर, कुल अगर तीनों को जोड़े तो कुल नॉमिनल अर्थव्यवस्था 27.65 ट्रिलियन डॉलर। यह दुनिया की पूरी टोटल जीडीपी का लगभग 22% से अधिक का हिस्सा है। अब आप सोचिए, अगर ये तीनों एक टेबल पर आ गए तो ना इस्लामिक नाटो ना नाटो, ये सब कोई भी इन तीनों के आगे टिक नहीं सकता। सारी गीदड़ भपकियां, सारे गठजोड़, सारे गठबंधन धरे के धरे रह जाएंगे। और यही कारण है कि वैश्विक ताकतें कभी नहीं चाहती कि रसिया, इंडिया, चाइना ये एक टेबल पर कभी आए। अब कथित तौर पर इस्लामिक नाटो, जिसमें कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की शामिल है, और नाटो जो कि 32 देशों का संगठन है, अमेरिका और तुर्की इसके सदस्य हैं। पूरा नाटो आज रूस से जंग लड़ रहा है। आप कहेंगे कि कैसे? पूरा नाटो आज यूक्रेन को हथियार, इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है। पुतिन कह तक चुके हैं कि हम यूक्रेन से नहीं बल्कि दुनिया के 32 देशों के संगठन से ये पूरा जंग लड़ रहे हैं। फिर भी रूस का कुछ नहीं बिगड़ा। इसकी एक बानगी आप यहीं से देखिए कि रूस पर अमेरिका से दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हैं, उसके बावजूद रूस पर सबसे कम विदेशी कर्ज है, जबकि अमेरिका गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। इस्लामिक नाटो की बात करना इसलिए बेईमानी होगी क्योंकि पाकिस्तान भले ही न्यूक्लियर पावर हो, मगर देश की अर्थव्यवस्था पाताल की तरफ जा रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान का पेट पाल रहा है। वर्ल्ड बैंक का पैसा हथियारों की खरीदारी और फौज के अधिकारियों की मौज में पूरा खर्च किया जा रहा है। तुर्की नाटो के अंदर सबसे बड़ी फौज वाला देश है। ड्रोन में वो बहुत आगे भी है, मगर उसके बगल में साइप्रस भी मौजूद है, जो कि लगातार साइप्रस की जमीन पर तुर्की कब्जा किए हुए, और तुर्की पहले इजराइल से ही निपटे। रही बात सऊदी अरब की, तो अकूत दौलामंद देश तो है, मगर सुरक्षा सऊदी अरब की अमेरिका संभालता है, खुद की सेना नहीं है। और इन तीनों का गठबंधन बहुत बड़ा कोई खास परिवर्तन की तरफ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, पाकिस्तान इसमें चाहता है कि दुनिया भर के तमाम इस्लामिक देश हैं जो वो इसमें जुड़े। और ये एक गीदड़ भपकी है ताकि हिंदुस्तान को डराया जाए, हिंदुस्तान को ब्लैकमेल किया जाए। अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग पहुंच चुके हैं। चीन की राजधानी में पहुंच गए वो। राष्ट्रीय सुरक्षा मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ में सीमा विवाद पर भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत के 25वें दौर के लिए बैठक करेंगे। दोनों तरफ के राजनयिक हफ्तों से इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। अजीत डोभाल के चीन भेजे जाने के पीछे डोकलाम डॉक्ट्रिन, अरुणाचल प्रदेश की सीमा और चिकन नेक का भूगोल और इतिहास भी है। डोभाल का यह दौरा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि यह अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना
से ठीक पहले हो रहा है, लेकिन अब यह संभावना नहीं रह गई क्योंकि कंफर्म हो गया है कि चीन के राष्ट्रपति इस ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं। चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर डोभाल ही क्यों, ये सवाल है। अजीत डोभाल और वांग यी के पास में विशेष प्रतिनिधि का पद है। यह व्यवस्था 2003 में शुरू हुई थी और इसका मकसद दोनों देशों के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा के विवाद को सुलझाना था। इसमें प्रगति कभी भी आसान नहीं रही। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और उसके बाद में पूर्वी लद्दाख में बने तनाव के कारण बातचीत लगभग 5 साल तक रुकी रही। यह बातचीत दिसंबर 2024 में फिर से तब शुरू हुई जब बीजिंग में 23वां दौर शुरू हुआ। इसके बाद पिछले साल अगस्त में नई दिल्ली में 24वां दौर भी इसमें शुरू हुआ। यह बातचीत का 25वां दौर होगा। यह बातचीत उस सिस्टम के तहत हो रही है जिसे 2003 में 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर विवाद को सुलझाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के मकसद से बनाया गया था। डोभाल के लिए यह यात्रा पहली बार हो रही है। 2024 में बातचीत फिर से शुरू होने के बाद से इस स्तर की बातचीत के लिए बीजिंग के लिए यह उनकी पहली यात्रा है और यह यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जबकि दोनों सरकारें चुपचाप संकेत दे रही हैं कि भारत और चीन के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। उम्मीद है कि दोनों पक्ष अक्टूबर 2024 के डिसएंगेजमेंट समझौते यानी कि सेनाओं के पीछे हटने के समझौते की समीक्षा करेंगे। लेकिन क्या पिछले दौर के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर शांति बनी रहेगी, ये एक सवाल है। बीजिंग का कहना है कि सीमा पर हालात आमतौर पर स्थिर हैं। दोनों पक्षों के अधिकारियों का कहना है कि 24वें दौर के बाद से वो समझौते पर अमल करने और अगली बैठक की तैयारी में जुटे रहे हैं। बैठक में सिर्फ सैनिकों की तैनाती पर ही बात नहीं होगी। तनाव कम करने, सीमा तय करने, सीमावर्ती इलाकों के प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी अपनी चिंताएं भी उठा सकता है। उसने पिछले साल 24वें दौर की बातचीत के दौरान भी यही मुद्दा सामने उठाया था। डोभाल और वांग यी के बीच में सिर्फ सैनिकों की तैनाती पर नई बात होगी। तनाव कम करने, सीमा तय करने और सीमावर्ती इलाकों के प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। रिश्तों में सुधार दूसरी जगहों पर भी दिख रहा है। सीधी उड़ानें भारत चीन के बीच में शुरू हो गई हैं। वीजा नियमों में ढील दी गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। व्यापार और निवेश में तेजी आई है और 2025 में द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड स्तर तक भी पहुंचा है। मोदी और जिनपिंग के दौरे का रास्ता साफ। राजनयिक पहले से ही मंगलवार के आगे की बात सोच रहे हैं। सितंबर के आखिर में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा पर सभी की नजरें रहने वाली है। अगर बीजिंग के साथ में बातचीत अच्छी रहती तो उस यात्रा और भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में और संपर्क बनाया जाएगा और शायद और भी यात्राएं आगे हो सकती हैं। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से इस बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शी 12 और 13 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में 100% जो है शामिल होंगे। यह 7 साल में शी का भारत पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी की पिछली मुलाकात अगस्त 2025 में चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO समिट के दौरान हुई थी। डोभाल डॉक्ट्रिन क्यों मायने रखती है, इसको भी समझते हैं। अजीत डोभाल के तरीके को अब डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। डोभाल डॉक्ट्रिन कूटनीति पर तभी तक सीमित भरोसा करता है जब तक कि भारत के क्षेत्रीय हितों से कोई समझौता ना हो। दिसंबर 2024 में गलवान संघर्ष के लगभग 5 साल के अंतराल के बाद उन्होंने बीजिंग का दौरा किया था। इससे पहले वो ब्रिक्स में हिस्सा लेने 2017 में गए थे। चिकन नेक से भी जुड़ी है बड़ी चिंता। जून 2017 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने डोकलाम में सड़क बनाने का काम शुरू किया। भूटान के अनुरोध और भारत की सुरक्षा हितों को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने सीमा पार पर निर्माण में कार्य रोक दिया। ऐसे में दोनों देशों की सेनाएं डोकलाम पर 73 दिनों तक आमने सामने डटी रहीं। अगस्त 2017 के अंत में भारत और चीन ने उस विशेष स्थल से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने की घोषणा की। डोकलाम ट्राई बॉर्डर इलाका भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है क्योंकि ये सकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के पास में है। यह कॉरिडोर का भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा माना जाता है। यह भारत के सिक्किम, तिब्बत की चुंबी घाटी और भूटान के हा जिले के मिलन बिंदु यानी कि ट्राई जंक्शन पर मौजूद है। इस क्षेत्र पर चीन और भूटान दोनों अपना दावा करते हैं। किसी दुश्मन देश के इस कॉरिडोर में घुसने और इसे बंद करने की आशंका
नई दिल्ली के रणनीतिकारों के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रही है। चीन के क्षेत्र में दखलंदाजी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा सामरिक खतरा भी बन सकता है। भारत और चीन के सामने कई बड़ी रणनीतिक चुनौतियां भी है। भारत और चीन के रिश्ते बहाल होना इतने आसान भी नहीं है जितना हम लोग कह रहे हैं। हालांकि कई बार खबरें ऐसी भी आई हैं कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए पुतिन भी बीच बचाव की करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर भारत और चीन और हमारा ये तीनों का गठबंधन अगर बनता है तो ये पूरी विश्व दुनिया की पूरी शक्ति का कायाकल्प हो जाएगा, और इससे जितने भी ऐसे मुल्क हैं जो लगातार थर्ड वर्ल्ड कंट्री को टारगेट करने की जिनकी सोच और साजिश रहती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन चीन का पाकिस्तान प्रेम किसी से छिपा नहीं है। कुछ दिन पहले ही 14 अगस्त की बात है, शहबाज शरीफ ने इस बयान दिया था कि हमारी और चीन की दोस्ती पहाड़ से भी मजबूत है। उनके इस बयान के बाद में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत मतलब चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के बेहद करीब है। अभी चीन से हर चीज की मदद पाकिस्तान को दी जा रही, हथियारों की सप्लाई भी चीन से पाकिस्तान को हो रही, और पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो कि लगातार आतंकवाद के जरिए हो वो भारत को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। तो चीन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान। लेकिन अगर भारत और चीन और रूस इस कदम में आगे बढ़ते और ब्रिक्स समिट की बैठक में, जिसमें से पहले से तय है कि जिनपिंग इसमें शामिल होंगे, पुतिन भी इसमें शामिल होंगे, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आगे आने वाले वक्त पर पूरी दुनिया देखेगी कि एक नया समीकरण पूरी दुनिया में जन्म ले रहा है, और वो जो समीकरण बनेगा वो दुनिया के सामाजिक तानाबाना और वैश्विक ताकतों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा। शुक्रिया।